हेलो विद्यार्थियों, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे सामाजिक विज्ञान खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, ये तीनों हम प्रश्न आपको बता चुके थे। और इस वीडियो में आपको भी दिख रहा होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप सभी को बताएंगे, जो कि सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं। तो आपके बीच क्वेश्चन दिख रहा होगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। जैसा कि ये 6 नंबरिंग का क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन लाजवाब हैं एवं मोस्ट हैं। ध्यान रखिएगा, याद करके जाइएगा, नहीं पछताने का मौका मिलेगा। ध्यान रखिए। अथवा में आपका क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि अथवा में आप ये कर सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। ठीक है, तो अभी आपको हम सब अच्छे से बताएंगे, चारों प्रश्नों का आंसर आपको देंगे। और 13वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। जैसा कि ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अलग से कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। आपके अब हम सभी चारों क्वेश्चन का आंसर बारी बारी से देते हैं और 100% के साथ कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में ज़रूर फंसेगा, याद करके जाइए। अब आपके बीच 12वां नंबर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों आपके बीच प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन यही था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, अथवा में आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। तो ठीक है, जैसा कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी मोस्ट है, पढ़ लीजिएगा, याद करके जाइए, नहीं पछताने का मौका मिलेगा। तो आप बताइए उत्तर में हेडिंग डालकर कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920, ध्यान रखिएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। वह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया था, किंतु जलियांवाला बाग, नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी की जांच ने उनका अंग्रेज़ों के न्याय से विश्वास उठा दिया। उन्होंने अनुभव किया कि अब पुराने तरीके छोड़ने होंगे। कांग्रेस से उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथी का नियंत्रण हो गया। उधर तुर्की और मित्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि की कठोर शर्तों से मुसलमान भी रुष्ट थे। देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष महान या महाक्तन था और महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया गया। अथवा आप इतना लिख सकते हैं, 6 नंबर पा सकते हैं। आप आगे भी हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। अभी आपको बताते हैं, देखिए आगे आपको कैसे लिखना है थोड़ा सा और। तो आप बता सकते हैं कि इस आंदोलन के मुख्य बिंदु थे खिताबों तथा मानव पदों का त्याग, स्थानीय निकायों में नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा, सरकारी दरबारों या सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित उत्सवों में भाग न लेना, बच्चों को स्कूलों से हटा लेना, अदालतों का बहिष्कार, फौज में भर्ती का बहिष्कार आदि। असहयोगियों के लिए अहिंसा तथा सत्य का पालन करना आवश्यक था और गांधी जी को विश्वास था कि इस आंदोलन से 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी और इस आंदोलन का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी वस्तुओं को होली जलाई गई और बहुत से छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का खिताब छोड़ दिया। और 13 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय बम्बई यानी मुंबई में हड़ताल रखी गई। और दिसंबर 1921, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1921 में प्रिंस के कोलकाता आगमन पर ही हड़ताल रखी गई और ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन और वक्र
चलाया गया और महात्मा गांधी के अलावा सभी कांग्रेसी नेतियों या नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और चौरी चौरा की एक अप्रिय घटना के कारण महात्मा गांधी ने वह आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। इतना आप बताएं, खट से आपको 6 नंबर मिल जाएगा विद्यार्थियों। और विद्यार्थी भी सोचेगा स्टूडेंट क्यों ना अच्छे से लिखा है तो इसको क्यों ना नंबर पूरा पूरा दिया जाए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताते हैं जो अथवा में कहा गया है। ज़रूर पढ़ लीजिएगा, याद करके जाइएगा। आपके बीच प्रश्न 12 का अथवा नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों। 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। ये आपके बीच मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये 100% गारंटी फंसेगा। तो आप उत्तर हेडिंग डालकर बताइए। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने इसके स्वरूप को बदल दिया। ये परिवर्तन निम्नलिखित हैं। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। इससे देश में भोजन की मांग बढ़ी। दूसरे टिप्स में आप बता सकते हैं, आगे देखिए। दूसरे टिप्स में आप ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। और तीसरे स्टेप में आप बता सकते हैं कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। और चौथे स्टेप में बता सकते हैं कि बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्का के आयात पर कॉर्न लॉ द्वारा पाबंदी लगा दी। और पांचवें स्टेप में आप बता सकते हैं खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को समाप्त कर दे। ठीक है, इतना आप लिखेंगे, खर्च 6 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके बीच प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं और इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। जैसा कि NCERT क्वेश्चन से है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये भी है और इस साल फंसने की 2022 में बहुत उम्मीद है। जैसा कि आप उत्तर में हेडिंग डालकर बता सकते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। आपको 5 स्टेप्स बताएंगे। शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, छोटा छोटा सा आर्टिकल में बताए हैं कि शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है और इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता और हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। ठीक है, इतनी आप बताएंगे, खर्च से आपको नंबर मिलता चला जाएगा। और आप थोड़ा सा 4 पॉइंट आगे और बता सकते हैं। आप दूसरे स्टेप में हेडिंग डालकर ये बता सकते हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। तो बताइए कि पूरे देश के लिए एक सरकार होता है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं और फिर प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देश में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। इतना आप बताएंगे। और तीसरे स्टेप में आप बताएंगे कि आप तीसरे नंबर पर बता सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, यानी हेडिंग डाल सकते हैं। आप बता सकते हैं कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगे और अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। थोड़ा सा एक स्टेप और बता देना है। चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। तो आप बताइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती हैं और लोकतंत्र में हमें व्यापारी, उद्योगपति, किसानों और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। इतना आप बता दें, खर्च से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके बीच क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा नंबर है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। अथवा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए, जैसा कि 2020 में पूछा गया है NCERT पैटर्न से। वेरी मोस्ट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर में आप हेडिंग डालकर बताइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। इनके तत्वों में से इसे समझ जा सकता है। तो आप पहले स्टेप में हेडिंग डालकर बताएंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि
के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और संवाददाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। आगे आप थोड़ा सा और बता सकते हैं दूसरे तीसरे स्टेप में। आप दूसरे स्टेप में बता सकते हैं कि कानूनों पर खुली चर्चा। तो बताइए कि लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है और उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है और इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। और तीसरे और चौथे स्टेप में आप ये बताएंगे कि आप तीसरे स्टेप बताएंगे कि सूचना का अधिकार। तो बताइए लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है और यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है कि उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इतने या ये इसके साधन की उपलब्ध है। अब लास्ट और फोर्थ स्टेप में आप बताएंगे कि यानी जवाबदेह सरकार का गठन। तो आप बताइए कि आप चौथे स्टेप में आप बता सकते हैं कि जवाबदेह सरकार का गठन। जो भी बताया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मनाती है या मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उसके या उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। ठीक है, आपको इतने एक्सप्लेन करना होगा और आप इतना कर लेंगे तो आपको खर्च से 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी भी सोचेगा कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से लिखा है, इसको क्यों ना नंबर पूरा पूरा दिया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट डे आप बताएंगे। ऐसे ही लगे रहिए और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करिएगा और सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर जरूर करिएगा क्योंकि सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ें और अपने स्कूल या कंपटीशन को टॉप करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।